मशहूर पत्रकार और न्यूज एंकर रोहित सरदाना के निधन से मीडिया जगत सदमे में है। सरदाना कोविड पॉजिटिव थे। रोहित हिंदी न्यूज चैनल्स के दर्शकों के बीच एक जाना पहचाना नाम है। उनके बेबाक अंदाज और निडर पत्रकारिता के सभी कायल थे। कोविड काल में इसी तरह कई और पत्रकार ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के पत्रकार संक्रमण के जानलेवा खतरे के बीच भी रिपोर्टिंग करने में लगे हुए हैं और इस तरह न केवल वो बल्कि अपने परिवार के लोगों के लिए भी वो लगातार संकट मोल रहे हैं। सरकार ने इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और स्कूल कर्मियों को तो फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में मान्यता दी है, पर पत्रकारों के जज्बे और काम को दरकिनार कर दिया है। रोहित सरदाना के यूं चले जाने के बाद एक बार फिर से अब ये मांग तेज होने लगी है कि पत्रकार भी फ्रंटलाइन वॉरियर में शुमार हो और सरकार उनकी भी चिंता करे। तो निश्चित तौर पर आज पूरे देश के लिए एक दुखद खबर और खास तौर पर पत्रकारिता जगत के लिए एक सदमे से ये कम नहीं है रोहित सरदाना का यूं चले जाना। और एक अकेले रोहित सरदाना ही नहीं, देश ने इस कोविड संक्रमण काल में ऐसे कई पत्रकारों को खोया है। कई न्यूज एंकर, कई पत्रकार, कई रिपोर्टर इस संक्रमण काल में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और सिर्फ पत्रकार ही क्यों, पत्रकारों के साथ साथ उनका पूरा परिवार इस संक्रमण के एक्सपोजर में रहता है, क्योंकि पत्रकार हर खबर को आप तक पहुंचाने के लिए हर पल संकट मोल ले रहा होता है। और फिर भी वो यही कहते हैं कि हम आप तक हर खबर पहुंचाएंगे, आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। मगर आज रोहित सरदाना की मौत के बाद निश्चित तौर पर कई सवाल सामने आ रहे हैं। कई सवाल हर किसी के मन में कि आखिर फ्रंटलाइन वॉरियर्स में पत्रकारों का नाम क्यों शामिल अब तक नहीं किया गया है? क्यों जान गंवाने वाले पत्रकारों की फिक्र किसी को नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जिसे सरकार क्यों नहीं मानती आखिर पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर। हर खबर, हर जगह पर पत्रकार सबसे आगे होकर हर खबर को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। संक्रमित पत्रकारों को आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? फ्रंटलाइन वॉरियर्स में पत्रकार क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज रोहित सरदाना के जाने के बाद निश्चित तौर पर हर पत्रकार के मन में आ रहा है। देश में कई लोग होंगे जो इस सवाल से का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इन तमाम सवालों के हम जवाब भी ढूंढेंगे और इसके साथ ही पत्रकारों से चर्चा भी करेंगे। तो ये तमाम सवाल जो आज पूरे देश के मन में है और खास तौर पर पत्रकारों और पत्रकारों के परिवार वालों के मन में है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। रविंद्र जैन वरिष्ठ पत्रकार, साथ में वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार। शशांक जी, पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आज रोहित सरदाना जी के दुखद निधन की जो खबर सामने आई है, निश्चित तौर पर ये मीडिया जगत के लिए ही क्यों, ये पूरे देश के लिए निश्चित तौर पर एक दुखद खबर है, लेकिन पत्रकारों के लिए ये निश्चित तौर पर एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति है। और यहां से ये सवाल अब सामने आ रहा है कि आखिर अब तक पत्रकारों के बारे में देश क्यों नहीं सोच रहा, कोई नीतियां क्यों नहीं बनाई जा रही? क्यों फ्रंटलाइन वर्कर्स में पत्रकारों का नाम नहीं है, जबकि पत्रकार हमेशा फ्रंटलाइन में खड़े होकर देश तक हर खबर पहुंचाता है? देखिए, ऐसा है कि रोहित सरदाना का जो आज दुखद निधन हुआ है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम सारे मीडिया कर्मी उससे काफी दुखी हैं जी। और ये सवाल बहुत जायज है कि जब पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना काम कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है जनता तक और सरकार तक, पत्रकार का काम केवल एक रोजगार का या एक आजीविका चलाने का साधन मात्र नहीं है। हम संसदीय व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के पास सूचनाएं और समाचार प्रेषित करने का काम भी पत्रकार करता है। जो कमियां खामियां नजर आती हैं व्यवस्था में इलाज के दौरान, कोविड संकट के समय में, वह पत्रकार बखूबी अपना काम कर रहा है और इसीलिए बहुत सुविधाओं में सुधार हो रहा है। और हमारे देश में जो लोग कहते हैं कि इससे मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है और बहुत ज्यादा लोग सही हो रहे हैं, इलाज अच्छा हो रहा है, तो इसमें सरकार तक सारी सुविधाएं, सूचनाएं पहुंचाने में जो जिम्मेदार लोग हैं, तो मुझे लगता है पत्रकार भी एक कोरोना वॉरियर है। ये आप उसको माने ना माने, वो अपनी जगह है। आज रोहित सरदाना जी का दुखद निधन हुआ है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक जाने पहचाने चेहरे थे। रोज टेलीविजन के चैनल पे हम देखते थे उनको, आज तक पे। लेकिन
आज अगर हम बात करें तो कितने लोग हैं जो जाने पहचाने चेहरे नहीं है और हमारे बीच एकाएक जा रहे हैं, रोज हमको खबर मिलती है। तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। वो कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि उनके बिना संसदीय लोकतंत्र का काम नहीं चल सकता। वैसे ही जैसे मेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मियों के बिना इनका इलाज नहीं हो सकता, उसी तरह एक संसदीय व्यवस्था में पत्रकार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसकी मान्यता देनी चाहिए और उनको शहीदों का दर्जा देते हुए जो पत्रकार काम करते हुए। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों एक सूचना मेरे पास आई थी कि जो श्रमजीवी पत्रकार हैं जो अपने स्थित हो गए या किसी तरह कभी उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे पत्रकारों की सूची भी केंद्र सरकार बना रही है। और मुझे लगता है कि जो उनके परिवार को एक वित्तीय और संसाधन या किसी तरह की मदद केंद्र सरकार करना चाहती हो तो शायद इसका उपयोग वो कर सकती है, लेकिन घोषणा कर देनी चाहिए कि पत्रकार भी कोरोना वॉरियर्स हैं और उनको वो तमाम सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान की जानी चाहिए। इसी सवाल पर रविंद्र जैन जी, आपसे भी मैं आपके विचार जानना चाहूंगे। देखिए रचना जी, बहुत अहम आज आपने ये सवाल उठाया है। हम लगातार पिछले लंबे समय से इस बात की मांग करते रहे हैं। हमारे भोपाल के साथी हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी, हमारे भोपाल के साथी मनोज राजपूत जी, इंदौर के साथी हमारे राजेश मिश्रा जी, ग्वालियर के साथी हमारे आकाश सक्सेना जी, ऐसे तमाम सारे हमारे साथी जो बहुत एक्टिव थे, जो लगातार समाचार दे रहे थे, उन चारों का भी हमारे निधन हुआ है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश सरकार से लगातार इस मांग कर रहे थे कि फ्रंट लाइन वर्कर इनको माना जाए, इनको कोरोना वॉरियर माना जाए, लेकिन केवल पूरे देश में जहां तक मुझे जानकारी है सिर्फ राजस्थान सरकार ने अभी तक ये आदेश जारी किया है कि फ्रंट लाइन वर्कर पत्रकार, और वो भी केवल उन पत्रकारों को जिनके पास अधिमान्यता है। लेकिन जिनके पास अधिमान्यता नहीं है वो काम कर रहे हैं, जैसे हमारे कैमरामैन हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लगातार, चाहे वो अखबार प्रिंट हो रहा हो, प्रिंटर जो आ रहे हैं वहां पर, तो ये तमाम सारे अखबार छाप कर पहुंचाना आपके पास, या न्यूज कैमरामैन लगातार हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, ये लगातार संक्रमित हो रहे हैं। रचना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा केवल मध्य प्रदेश में अभी तक मेरे पास जो सूची है, जो सूचना है, लगभग 50 से ज्यादा पत्रकारों का निधन हो चुका है, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जून नहीं लगी है। मैं चाहता हूं कि आज बेशक रोहित जी के ही बहाने सही है, हमने इस बात पर चर्चा की है और हम सारे पत्रकारों को अब एक होने का टाइम आ गया है कि हम सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएं, क्योंकि पत्रकारों की स्थिति क्या है, किसी से छुपी नहीं है कि किन हालातों में हम जी रहे हैं। पिछले साल जब ये कोरोना आया था और अखबार पर या टीवी मीडिया पर एक आर्थिक संकट आया था, उस समय तमाम सारे पत्रकारों की जो सैलरी है वो कुछ कम की गई थी तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए। ठीक है, संस्थानों की अपनी मजबूरी रहती है। इन परिस्थितियों में भी पत्रकारों ने इस सब चीजों को झेला और अपने काम को बाखूबी निभाया है। लेकिन आज जब हमारी जान पर आ गई है, लगातार हमारे पत्रकार साथी शहीद हो रहे हैं, लगातार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे में सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। जिन नेताओं को प्रतिदिन अपने फोटो अखबार में चाहिए, अपना वाइट अखबारों में, टीवी पर चाहिए, उन नेताओं के पर हमें दबाव बनाना चाहिए कि इन पत्रकारों को भी आप फ्रंटलाइन वर्कर माने, कोरोना वॉरियर माने, ताकि हमारे, यदि हमें कल कुछ होता है तो हमारा परिवार कम से कम सुरक्षित हो। निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर तत्काल सरकार को विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर रविंद्र जी, और जब हम मीडिया में आते हैं तो हम हालांकि इस कर्तव्य निष्ठा के साथ ही आते हैं कि हमें अपनी ड्यूटी को निभाना है, और इसी वजह से शायद कोरोना काल में भी किसी भी पत्रकार ने कभी छुट्टी अप्लाई नहीं की होगी। हर पत्रकार पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहा है। लेकिन ऐसे वक्त पर जब इस तरह से लगातार पत्रकारों का निधन हो रहा है और उसके बाद भी सरकार तो वैक्सीनेशन के लिए भी एलिजिबल नहीं मान रही है पत्रकारों को, तो फिर बाकी की तो बात ही छोड़िए। आपसे पूछना चाहूंगे कि क्या सरकार को इस वक्त किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, क्या नीति सरकार की होनी चाहिए? फ्रंटलाइन वर्कर तो माने ही, लेकिन इसके साथ साथ एक नीति की भी आवश्यकता है देश में पत्रकारों के लिए। शशांक जी। हाँ, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो पहले चरण में जो कोरोना का संक्रमण हुआ और दूसरे चरण में कोरोना का संक्रमण हुआ, इसमें आपको फर्क समझना पड़ेगा। पहले चरण में मान लीजिए आपने पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स या फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं माना, तो उसके अपने कारण हो सकते हैं, क्योंकि उस समय
संक्रमण की दर बहुत ज्यादा नहीं थी और संक्रमण की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और जो म्यूटेंट या जो वेरिएंट हमारे देश में काम कर रहा था वो बहुत हद तक सुरक्षित था। तो अगर सावधानी बरतते हुए एक पत्रकार काम कर रहा था तो वो सुरक्षित रहता था। लेकिन अभी जो वेरिएंट है, अभी की जो दूसरे चरण की स्थिति है, वो बेहद खतरनाक है। तो पूरी सुरक्षा के साथ भी एक पत्रकार काम करता है। अभी आप जो बात कह रहे थे, हमारे पत्रकार बंधु जैन साहब कह रहे थे, देखिए ऐसा है कि छुट्टी नहीं ली। मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार सेना काम करती है बॉर्डर में, अगर युद्ध की घोषणा हो जाए तो सारे सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती है और सैनिक अपने देश की सेवा करने के लिए अपने हथियार लेकर निकल पड़ते हैं। उसी प्रकार जाता है और उसको लगता है कि यही उसके काम करने का सबसे अनुकूल और माकूल समय है। तो आज पत्रकार जो काम कर रहे हैं वो इस खतरे से जानते हुए काम कर रहे हैं कि ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए एक जो जिम्मेदारी होती है पत्रकार की, वो जब वो निभा रहे हैं, तो दूसरे चरण में जो पहले चरण के गाइडलाइंस रही होंगी वो दूसरे चरण में उसी तरह से काम नहीं कर रही है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो अपनी नीति बदले, अपने गाइडलाइंस को चेंज करे। और मैं तो ये कहता हूं केवल पत्रकार क्यों, हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं। बहुत लोग भले इससे सहमत नहीं होते, लेकिन कार्यपालिका अपना काम अगर कर रही है, उसमें भी आप देखते हैं कि मंत्रालय बंद हो जाते हैं, आपके निदेशालय बंद हो जाते हैं, कलेक्ट्रेट बंद हो जाते हैं, न्यायपालिका बंद हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता है, हाई कोर्ट तक बंद हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, एक जनप्रतिनिधि जो विधायिका का है, जो जिसको जनता चुन कर भेजती है, जिसके पास उसको लगता है कि उसके सारे समस्याओं का समाधान मिलेगा, वो आज लोगों के बीच में काम कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। और दूसरी जो चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकार है। मुझे लगता है केवल पत्रकार नहीं, मैं तो कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो लोगों के बीच में जाकर उनकी तकलीफों की बात कर रहे हैं, उनके तकलीफों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कोरोना वायरस की बात करनी चाहिए। आज तो दवाई दुकानदारों को भी कोरोना वायरस मानना चाहिए। वो भी जानते हैं उनकी दुकान में जो आ रहे हैं पता नहीं कौन है और कैसे वो संक्रमित कर सकते हैं। वहां बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर्स के हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं और पत्रकार, इनको नई नीति बनाकर नए गाइडलाइंस के अनुसार इनको कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करके इनको तमाम सुविधाएं, सहूलियतें प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही शशांक जी। रविंद्र जी, जब हम बात कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं कि नीतियां बननी चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर मानना चाहिए, तो आपको क्या लगता है किस तरह की नीतियां सरकार बनाए हमारे लिए, पत्रकारों के लिए? देखिए रचना जी, इसमें 2 तरह की चीज है। एक है भारत सरकार, पीआईबी विभाग है, उनके पास में बहुत बड़ा, और वो पत्रकारों को अधिमान्यता देते हैं पीआईबी भी। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बने तो ज्यादा अच्छा है। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनने में विलंब लग रहा है या वहां विचार चल रहा है तो ये अधिकार राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकारें चाहें तो जैसा राजस्थान सरकार ने फैसला किया है वैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्य जो हैं वो सारे फैसले कर सकते हैं। उनके पास अधिकार हैं, उनके पास बजट है, उनके पास सारी चीजें हैं, उनसे मांग भी की जा रही है। हम लगातार मुख्यमंत्री से संबंध में चर्चारत भी हैं, उनको अपने ज्ञापन भी दे चुके हैं। हम लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी दबाव बना रहे हैं। राज्य सरकारें कम से कम इस पर नीति बनाए, तत्काल बनाए, और यदि भारत सरकार बनाती है तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो यह चाहता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर पत्रकारों के लिए कोई ऐसी नीति बनाना चाहिए कि यदि किसी कारण से हमारे किसी पत्रकार मित्र का कोई हानि होती है तो दोनों ही सरकारें उसको हर संभव मदद करें। आज अभी आपने देखा होगा कि रोहित सरदाना जी की मृत्यु के बाद जो रवीश कुमार जी एनडीटीवी के हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं रोहित के परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए। यदि दिल्ली में पत्रकार बैठ के एक पत्रकार के निधन पर 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं या उनकी बात है, तो कम से कम जो राज्यों में काम कर रहे हैं, जो जिलों में काम कर रहे हैं, जो गांव-गांव काम कर रहे हैं, उन पत्रकारों के परिवारों के बारे में मांग कौन उठाएगा, कौन बोलेगा उनके बारे में? दिल्ली में आपके मित्र का था तो आपने मांग कर ली है, लेकिन आप चलिए, अब जो कोरोना की स्थिति है अब वो शहरों तक सीमित नहीं है, गांव-गांव में कोरोना पहुंच गया है और हमारे जो कस्बे में पत्रकार बंधु बैठे हैं वो जान पर खेल के खपे बेच रहे हैं। वहां आप देखिए कितने शमशान घाटों पर बैठकर हमारा पत्रकार बैठा हुआ है। हमारे पत्रकार लगातार अस्पतालों में जा रहे हैं, दवाई की कमी है तो वहां पहुंच रहे हैं, दवाई की ब्लैकमेलिंग हो रही है तो वहां
पत्रकार खबरें दे रहे हैं, यदि पत्रकार खबर नहीं देंगे तो आप व्यवस्थाएं कैसे सुधारेंगे? ऑक्सीजन का मामला हो, दवाई का मामला हो, अस्पताल में बेड का मामला हो, कोई भी समस्या हो, पत्रकार हकीकत को सामने लेके आते हैं, तभी राज्य सरकारें उस पर विचार करती हैं और व्यवस्था को सुधारती हैं। यदि हमारे पत्रकार साथी इतनी मेहनत करके कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को अपने स्तर पर तत्काल नीतियां बनाना चाहिए और भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति इसमें जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर अब नीति तो बननी ही चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर हमने आज चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को ठंडा नहीं